अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। होमवर्क तो नहीं कर सके होंगे, किया है? FR 1 तो मैंने छोड़ी थी रात को 7:30। चलें, किया है तो बहुत अच्छी बात है। हैं? तो वो तो आज एक और होमवर्क देना था, एक सवाल देना है और बस आज। ठीक है भी 99 में, ठीक है कल 99 में कर लेता हूँ डिस्कस। फिर एक सवाल और होमवर्क सुन लें। ये सवाल ना स्पेशल ऑर्डर मिक्स लिमिटिंग फैक्टर, स्प्रिंग 18, सर्वर के नाम से होगा। मेरी बुक में क्वेश्चन 11, सर्वर लिमिटेड। ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है और साथ ये स्पेशल ऑर्डर मिक्स है, यानी दो प्रोडक्ट्स रेगुलर बनाते हैं और साथ एक स्पेशल ऑफर में आई है, तो वो स्पेशल ऑफर की वैल्यूएशन भी आ गई बीच में और वो सबसे अच्छा है। तो ये तीन चीज़ें हो गई और उन तीन चीज़ों के ऊपर लिमिटिंग फैक्टर है। दो प्रोडक्ट पहले बनाते हैं, तीसरा स्पेशल ऑर्डर आया है, स्पेशल ऑर्डर प्रॉफिटेबल है, वो उन बाकी दोनों से अच्छा है रैंकिंग में, तो इसलिए फिर ये लिमिटिंग फैक्टर आ गया। तो ये है सवाल स्प्रिंग 18। सवाल लिखें। अच्छा, ये क्योंकि अब ये क्लास कुछ जीटी वाले बच्चे भी ऑनलाइन सुन रहे होंगे, तो एक बात मैंने यहाँ बोल दी थी, जीटी में नहीं बोली थी, दोबारा कर देता हूँ। कल जो क्लास में इलस्ट्रेशन 6 मैंने कहा था देखने को, उसमें कमिटमेंट थी ए की 500 यूनिट्स की, 500 थे मेरे ख्याल में। उसके अलावा वैसे जो ए की डिमांड दी हुई थी वो दी हुई थी 4000 यूनिट्स, और सवाल में लिखा हुआ था कि ये वाले जो 500 हैं वो हमने जो मंथली डिमांड कैलकुलेट की हुई है ये उसके अंदर शामिल है, ये लिखा हुआ था। ये लिखा होना, ये जानना इसलिए ज़रूरी था कि अगर ABC की रैंकिंग में नंबर 1 ए आ जाता तो पहले ये 500 तो बना ही चुके होते, उसके बाद रैंकिंग ए नंबर 1 आने की वजह से हमें फिर ए बनाना होता, लेकिन अब की बार वो 4000 ना बनाते, 3500 बनाते। इसलिए ये बात सवाल में बतानी ज़रूरी है कि जो कमिटमेंट बताई हुई है और उस प्रोडक्ट की जो वैसे डिमांड बताई हुई है, क्या ये इसके अंदर शामिल है या इसके अलावा, ये बताया होना ज़रूरी है। चलें सवाल लिखें। हैं? इंशाल्लाह बताई होगी, नहीं बताई तो आप नोट लिख दें जो आपको ठीक लग रहा है। और जीटी में तो मैं वो आज अभी जाऊंगा तो बता दूंगा, लेकिन जिन लोगों ने अब ऑनलाइन क्लास लेनी है जीटी की, तो इसलिए वैसे बता देता हूँ कि एक आसान सा सवाल था जो मैंने यहाँ गुलबर्ग में वहीं बैठे बैठे स्टूडेंट से करवाया था, और जिन्होंने किया था वो कर ही लिया होगा, आसान सा था। तो उसमें एक सवाल बता देता हूँ, वो जीटी में मैंने तब तक नहीं बताया था कल। वो था ऑटम 16, ऑटम 2016, गैलेक्सी इंजीनियर्स के नाम से था, और मेरी बुक में था वो क्वेश्चन 24।
हैं 14 14 था मेरी बुक में, क्वेश्चन 14 था गैलेक्सी इंजीनियर्स के नाम से। तो ये एक आसान सा सवाल था प्रैक्टिस के लिए, अगर कोई ये वो जीटी वाले बच्चे जो अब इसको ऑनलाइन सुन रहे हैं और कल वो क्लास में थे और आज वाली क्लास वो ऑनलाइन देख रहे हैं, तो गैलेक्सी इंजीनियर्स के नाम से एक आसान सा सवाल है, प्रैक्टिस के लिए है, कर लेंगे तो अच्छी बात है। चलें, बस इसके अलावा जीटी गुलबर्ग बराबर थे। अब लिखें सवाल। दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन बताऊंगा। छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, इससे मैंने आपको एक चीज सिखानी है और फिर वो नोट लिखवा दूंगा वो चीज सिखा के। दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, मंथली डिमांड यूनिट्स में, ए की 3000, बी की 4000। दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी और प्रोडक्ट वाइज डाटा बता रहा हूं। मंथली डिमांड है यूनिट्स में 3000 4000, लेबर आवर्स पर यूनिट, लेबर आवर्स पर यूनिट, पांच और 3, 5 और 3, और मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट 6 किलो और 5 किलो, 6 और 5। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 15 और 18, 15 रुपए और 18 रुपए। चलें, प्रोडक्ट वाइज यही था। उसके बाद लिखें टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स available for the month, $22,000, 22,000। टोटल मटेरियल सप्लाई, टोटल मटेरियल सप्लाई available for the month, 39,000 kg, 39,000 kg। पहले मैंने बताया है लेबर अवेलेबल 22,000 आवर्स और मटेरियल सप्लाई अवेलेबल 39,000 kg, 39,000 kg। रिक्वायर्ड है आपसे, लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, लेबर है कि मटेरियल है? हाँ जी, लेबर आवर्स, क्योंकि जितने लेबर आवर्स चाहिए वो है 27, जबकि अवेलेबल 22 हैं, और मटेरियल जितना चाहिए वो 38 है और अवेलेबल 39 है। तो इस मिसाल से आपको ये बात सिखाई है कि अगर बज़ाहिर एक से ज़्यादा फैक्टर्स लिमिटेड लग रहे हैं तो आप खुद टोटल रिक्वायरमेंट से कंपेयर करके चेक करेंगे कि वाकई असली वाला लिमिटिंग कौन सा है। अगर क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा फैक्टर्स अपेरेंटली लिमिटेड लग रहे हैं,
जैसे मटेरियल कहा बस इतना अवेलेबल है, लेबर कहा बस इतनी अवेलेबल है, तो लग रहा है शायद दोनों लिमिटेड हैं। तो फिर आपको टोटल रिक्वायरमेंट से कंपेयर करके फैसला करना पड़ेगा कि वाकई कौन सा लिमिटिंग है। ठंडा तो नहीं है? जी लिख लिया। अच्छा अब इस सवाल से आपको ये पॉइंट सिखाया था, ये नोट लिख लिया आपने। फिर अब एक और चीज सिखानी है, तो फिर आप लिखें सेम सवाल है, सिर्फ मटेरियल चेंज कर रहा हूं, बाकी सब सेम है। और टोटल मटेरियल अवेलेबल हुआ है 34,000 34,000 किलो। सेम सवाल है, और बस अब मैं आपको ना इस सवाल को सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको एक चीज सिखाने लगा हूं, फिर इसके जवाब में एक पास्ट पेपर का सवाल कराऊंगा। मटेरियल कहा है, टोटल जो अवेलेबल है वो 34,000 है, बाकी सब सेम है। मटेरियल 34,000 किलो अवेलेबल है। अब एक काम ये करें, बल्कि ऑलरेडी कर चुके, लेबर भी लिमिटिंग है और मटेरियल भी है ना, दोनों लिमिटेड आ गए। अब एक काम ये करें कि कंट्रीब्यूशन पर आर निकालें, दोनों की कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालें, यानी लेबर लिमिटिंग फैक्टर का सवाल होता तो रैंकिंग कर दें, और मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर का सवाल होता तो रैंकिंग कर दें। कैसे करते हैं रैंकिंग प्रोडक्ट की? दोनों ही लिमिटिंग हो गए ना, अब तो दोनों के हिसाब से अलग अलग करके रैंकिंग कर दें। नहीं समझ आ रही बात। ए और बी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 15 रुपए और 18 रुपए। अगर हम लेबर को देखें, अभी फिलहाल लेबर लिमिटेड है ना, कैसे पता चल रहा है? टोटल रिक्वायरमेंट से कम अवेलेबल है, तो इसके लिए चेक कर लेते हैं कि फिर रैंकिंग किसकी बेहतर है। इधर क्या है? 5, इधर 3, तो कंट्रीब्यूशन पर आर बन गया 3 और 6। तो इस एतबार से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और अगर हम मटेरियल देखें तो वो भी लिमिटेड है ना। क्यों लिमिटेड हो गया? अब क्योंकि टोटल चाहिए 38,000 और अवेलेबल है 34, तो मटेरियल भी मसला कर रहा है। मटेरियल कितना चाहिए? 6 और 5, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी कितना आ गया? 2.5, 3.6। अब कौन पहला है? यही। अच्छा, अब इस मिसाल से मैं जो कंक्लूजन बताने लगा हूं, उसके लिए ये मिसाल लिखवाई थी। इससे पहले वाली मिसाल का कंक्लूजन ओके? क्या बोला कि अगर आपको बज़ाहिर एक से ज्यादा लिमिटेड लग रहे हैं तो आप चेक करें, धोखा ना खाएं, चेक करें, देखें वाकई रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितना चाहिए उससे कम है, तो वो हल ये निकला कि नहीं, मटेरियल का धोखा ही था, असल में लेबर ही मसला था। लेकिन अगर चेक किया और पता चला कि एक से ज्यादा लिमिटिंग है, तो क्या करना है ये बताने लगा हूं।
ये शाखें समझें पहले तो, फिर फल तो बाद में लगाऊंगा, पहले शाखें तो समझ आए। क्या फ़र्क किया मैंने? लेबर के मुताबिक ये बेहतर है, मटेरियल के मुताबिक भी यही बेहतर है, तो रैंकिंग सेम है। हो सकता है कि लेबर के मुताबिक ये बेहतर आ रहा होता, मटेरियल के मुताबिक ये बेहतर आ रहा होता, तो फिर ये राइट वाली शाख है। अगर तो राइट वाली शाख है तो ये आपकी औकात से बाहर है। इसका सोल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग होता है और वो आपके स्कोप में नहीं है। शायद आपने वो QM में पढ़ा हुआ है? वो भी मुश्किल था। हाँ चलें, BFD में पहुंचेंगे तो बताऊंगा। BFD में है ये इट्स सोल्यूशन। तो इसलिए आपके सवाल में तो ऐसा नहीं होगा, ये हो सकता है आपके सवाल में। और अगर आपके सवाल में ऐसा हुआ तो फिर इसका सलूशन है जैसे मैं अभी करने लगा हूं। तो बजाय इसके कि यहां कहानी लिखूं, मैं आपको कह देता हूं इट विल बी सॉल्व्ड लाइक स्प्रिंग 14, जो भी करने लगे। अभी स्प्रिंग 14 कराने लगा हूं जो कि मेरी बुक में होगा स्प्रिंग 14। मेरी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 19। साइंटिफिक केमिकल्स के नाम से सवाल है। स्प्रिंग 2014 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 7 था। मेरी बुक में क्वेश्चन 19। ये एक दफ़ा हुआ इस तरह का सवाल टेस्ट, और जिस तरह से पहले भी देखा ही है, पुराने सवाल टेस्ट होते ही हैं साइंटिफिक केमिकल्स। तो अगर एक से ज़्यादा फैक्टर सवाल में लिमिटेड हुए तो सबसे पहले तो धोखा नहीं खाना, चेक करना है क्या वाकई लिमिटिंग है। हो सकता है धोखा हो, लेकिन अगर वाकई लिमिटिंग है तो फिर रैंकिंग करके देखेंगे दोनों के हिसाब से। अगर दोनों के हिसाब से सेम रैंकिंग है तो ही ये सवाल आपको टेस्ट हुआ है, वरना आपको टेस्ट ही ना होता। रैंकिंग फर्क होती तो वो आपको टेस्ट ही ना होता, वो तो आपके स्कोप से बाहर है। तो इसलिए अगर आपको ये टेस्ट हुआ तो यकीनन रैंकिंग सेम ही आनी होगी। तो फिर उसका क्या हल करेंगे, जैसे भी स्प्रिंग 14 में बताने लगा। पढ़ लें स्प्रिंग 14।
चलिए, पढ़ लिया होगा सवाल आपने। कौन कौन सा फैक्टर रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है? मटेरियल कौन सा? मटेरियल बी और कौन सा लेबर? स्किल्ड लेबर। तो दो फैक्टर्स हैं जो लिमिटिंग लग रहे हैं। तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि वाकई हैं या एमी शोशा ही है बस। कैसे चेक करें? हैं? टोटल रिक्वायर्ड को कंपेयर कर लें। तो टोटल रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं। तो टोटल रिक्वायर्ड निकालते हैं। दो प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं कर रहा हूं स्प्रिंग 14। पहले चेक करते हैं चेकिंग फॉर लिमिटिंग फैक्टर। क्योंकि दो रिस्ट्रिक्टेड लग रहे हैं ना, तो पहले हम इसको चेक करेंगे, पता चलेगा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है तो सवाल करेंगे ना, इसलिए पहले हम चेक करने लगे। शक पड़ रहा है मटेरियल बी और लेबर पे, तो पहले इनको चेक कर लेते हैं। मटेरियल बी करते हैं चेक। टोटल चाहिए कितना? C31 के लिए कितना चाहिए? C31 कितने हमने बेचने हैं? हाँ जी, लोकल बेचने हैं 40 और एक्सपोर्ट बेचने हैं 25, तो 65,000 हमने बेचने हैं। अब 65,000 के लिए मटेरियल कितना चाहिए? 3.5। तो अच्छा चलें, साथ ही वो डी भी बता दें। D32 के कितने यूनिट्स बनाने? 74। और इसके लिए कितना लगता है? 2.6। तो C31 के लिए चाहिए 227500 और डी के लिए 192400। तो हमें टोटल मटेरियल चाहिए 419900, जबकि अवेलेबल कितना है? 27700 अवेलेबल है सिर्फ। वो मंथली है। और ये कैसे पता कि मंथली नहीं करना, हमने साल का करना है? क्योंकि जो आपको पॉइंट नंबर 1 में ये डाटा दिया वो एनुअल लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल्स है। तो अवेलेबल फिर 27,700 नहीं है, अवेलेबल है 27,700 इंटू 12, 332,400। तो
तो ये तो है रिस्ट्रिक्टेड। लेबर चेक कर लेते हैं। स्किल्ड लेबर C31 के लिए 65,000 यूनिट्स बनाने और एक के लिए लेबर आर लगते हैं 2.4 और डी के बनाने हैं 74 और एक के लिए लेबर आर लगते हैं 2। 156 000 148 000 तो टोटल चाहिए 304 000 जबकि अवेलेबल कितने हैं? हाँ जी, कितना अवेलेबल है? एक शिफ्ट होती है 8 घंटे की, दिन में होती हैं 3 शिफ्टें। ये हो गए एक दिन के आवर्स, लेकिन ये तो एक बंदे के होंगे, 35 लोग हैं। ये हो गए दिन, महीने में हो गए 25 दिन काम और साल में हो गए 12 महीने। 252 000। तो हाँ, दोनों ही रिस्ट्रिक्टेड हैं और यकीनन आपका सवाल टेस्ट हुआ है तो सेम रैंकिंग ही होगी, डिफरेंट होती तो वो तो सवाल ही ना होता। लिमिटिंग फैक्टर चेक हो गया, अब इसके बाद सवाल सॉल्व होगा, जैसे पहले करते हैं वैसे ही होगा। यहाँ तक नोटेड। अब चूंकि लिमिटिंग फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन तक तो जाना ही है। अरे सवाल तो प्लान ही नहीं किया, ये कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन, लेकिन मैंने तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन बताया था। अच्छा अच्छा, ये सेम है। तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान पूछा हुआ है और इस वर्ड से ही सिर्फ नहीं पहचानना, सवाल का डेटा भी जो है ना वो भी इसी से ही बता देता है कि ये वाला टॉपिक है। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, फलानी चीज़ लिमिटेड है, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है। बहरहाल ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान रिक्वायर्ड है नेक्स्ट ईयर का। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है पहले। C31 और D32 कंट्रीब्यूशन निकालने लगा। सेल प्राइस कौन सी लिखूं? ये तो दो हैं,
लोकल अलग है, एक्सपोर्ट अलग है, तो प्राइसेस तो डिफरेंट है। लोकल वाली दोनों को अलग अलग कर लें, दोनों को ऐड करके लिख लें, वेटेड एवरेज कर लें। क्यों लोकल? रिक्वायरमेंट पूरी नहीं ना पढ़ते लोग। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट करनी है। अच्छा, जब हम लोग रैंकिंग करने लगे हैं तो रैंकिंग इसलिए कर रहे हैं ना कि फैसला करना है कि कौन सा पहले बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे भी कि नहीं बनाएंगे। तो एक्सपोर्ट पे तो फैसला है ही नहीं, वो तो करनी ही करनी है। तो जब वो करनी ही करनी है तो रैंकिंग में उसको लाके क्या करना है, इसलिए हम ये सिर्फ लोकल से दोनों रैंकिंग करेंगे। और अगर वो कमिटमेंट वाला मसला ना होता तो फिर हम 4 बनाते, 31 लोकल अलग, एक्सपोर्ट अलग, 32 लोकल अलग, एक्सपोर्ट अलग। फिर हम इनको 4 अलग अलग लेके चलते। अभी चूंकि वो कमिटमेंट है इसलिए रैंकिंग सिर्फ लोकल के लिए चाहिए, क्योंकि जो काम करना ही करना है उसमें रैंकिंग में लाके क्या करना है। तो इसलिए हमें सिर्फ ये लोकल के हिसाब से रैंकिंग करनी है। 1965 1410। मटीरियल एक है ए, कितना? तो मटीरियल 25 रुपए किलो है, तो 25 रुपए एकदम सामने 25 पर केजी है, हमें पर यूनिट बनाना है। तो जितने जितने किलो इस्तेमाल होगा उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 इंटू जितने केजी इस्तेमाल होने, 100 कितना? 75। इसी तरह मटेरियल बी, ये भी रेट पर किलो दिया हुआ है, कितने रुपए किलो है? 210 156। और क्या है? स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर के लिए क्या दिया हुआ है? पर आर रेट बताया हुआ है और आर्स दिए हुए हैं। पर आर रेट कितना है? तो 250 पर आर है और इनटू फिर जितने आर्स हैं 600 500। और कौन सा लेबर है? सेमी स्किल्ड है, इसका है 120 पर आर। हमें पर यूनिट चाहिए तो इनटू जितने घंटे लगेंगे, ये भी 600 300। वेरिएबल ओवरहेड्स ये उन्होंने ऑलरेडी पर यूनिट ही दिए हुए हैं, 125 60। अच्छा, किसी सवाल में ना सेलिंग कॉस्ट दी नहीं हुई थी, होती तो वो भी लेते या ना लेते? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी होती तो वो भी लेते, कंट्रीब्यूशन निकालने में वो भी करते इस्तेमाल। 330 319 ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन रैंकिंग करनी है हमने वो फैक्टर के हिसाब से, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया। अब ये वो चीज़ है जो मैंने इससे पिछले सवाल में ये 15 रुपए और 18 रुपए खुद दिया था। अब हमने दोनों के ऊपर रैंकिंग चेक करनी है। मटेरियल बी कितना चाहिए? 3.5 kg और 2.6 kg। तो इसके हिसाब से रैंकिंग करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालनी पड़ेगी। 94.28 122. अच्छा भी 7। अब इसमें पहली पोजीशन D32 की, और दूसरी करने की जरूरत ही नहीं है, पता ही होगा आपको टेस्ट हो रहा है तो यकीनन सेम ही होगी, लेकिन फिर भी अपना काम ही क्रॉस चेक कर लेते हैं।
इसी से आगे चल रहा हूँ, इसी से नीचे स्किल्ड लेबर के चाहिए 2.4 आवर्स और 2 आवर्स, और कंट्रीब्यूशन पर आवर 137.5। तो इसकी बेस पे रैंकिंग भी ऐसे ही है। अगर रैंकिंग डिफरेंट आ जाती आपसे तो आपने गलत किया होता, दोबारा चेक कर लेते कहाँ गलती है। लेकिन आपके लेवल पे सवाल आएगा तो सेम रैंकिंग ही होगी। सेम रैंकिंग, ये सारी बात क्या चल रही है, क्या कहानी है इसके पीछे? अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स लिमिटिंग हैं तो डिफरेंट रैंकिंग हो ही नहीं सकती आपके लेवल पे। वो लीनियर प्रोग्रामिंग है, वो सीफैप में आएगी। और अगर आपको ये मल्टीपल फैक्टर्स टेस्ट हुए भी तो वो सेम रैंकिंग वाले होंगे। अब आगे, अगर एक ही फैक्टर का सवाल होता तो आधा हो गया। अब अगला काम हम इस रैंकिंग के मुताबिक ऑप्टिमम प्लान बनाते। 2 लिमिटिंग फैक्टर आ गए ना, तो अब ये डबल सवाल है। अब हमें 2 प्लान बनाने पड़ेंगे। ये मिटाना है। अब हम 2 प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे। कहीं किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं चाय पिलाने लगा, है ना? सेशन का मतलब चाय पिला दूं तो बच्चों को खुश कर दें आज। ये थोड़ी थोड़ी पिला देते हैं यार। अच्छा अच्छा अच्छा। अब 2 फैक्टर्स लिमिटिंग लग रहे हैं ना, तो 2 प्लान बनेंगे। मटेरियल बी के हिसाब से अलग और लेबर के हिसाब से अलग। अवेलेबल कितना है? 332 यहां से हो जाएगा स्टार्ट। और पहले हम लोग करेंगे पहले हमने कमिटमेंट पूरी करनी है। कमिटमेंट है ना, कौन सी कमिटमेंट है? एक्सपोर्ट। तो पहले वो पूरी करनी है। और उसमें पहले किसको बनाए? C31 को कि D32 को? जिसको मर्जी बना रहे हैं, बनाने तो दोनों ही हैं। सी पहले आता है, सी पहले बना लें। दोनों ही बनाने हैं ना, तो जिसको मर्जी पहले लिख लें। सी के एक्सपोर्ट कितने करने हैं? मैंने इसलिए ये डी पहले नहीं लिखा ताकि आपको ये ना लगे कि ये भी पहले रैंकिंग के हिसाब से करना होता है। ये दोनों ही बनाने हैं ना। कितने? 25,000। कितने किलो लग जाएंगे इसके लिए? 87,500
और डी के कितने एक्सपोर्ट कर देने? 24,000। कितने किलो खा जाएगा ये? 62। तो इन दोनों के बाद कितना बैलेंस बच जाएगा? 182500। अब आते हैं रैंकिंग पे। ये तो कमिटमेंट में लग जाएंगे, बाकी ये रह जाएंगे। इसके बाद अब रैंकिंग के जरिए आएंगे। अब हम पहले करते हैं डी को। कितनी डिमांड है? 50,000। कितने किलो खा जाएगा ये? 130। अच्छा, 175। बाकी रह जाएंगे। सर ये मल्टीप्लाई 2.6 से होना है। पता नहीं, मैं तो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। 130 है। 130। बाकी रह गया, वही मैं देख रहा था कि पिछले टाइम में तो उतने नहीं लगे थे किलो, अभी तो। ये सर और अब बनाएंगे C31। C31 हम बना सकेंगे 15,000 बना सकेंगे। एक ये प्लान है, और फिर एक प्लान बनेगा लेबर के एतबार से। यानी अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स रिस्ट्रिक्टेड लग रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चेक करें कि वाकई रिस्ट्रिक्टेड है या धोखा है, जो अभी आज के सबसे पहले सवाल में किया था। लेकिन अगर वाकई ही दोनों रिस्ट्रिक्टेड हों तो फिर दोनों के हिसाब से रैंकिंग करनी है, और दोनों के हिसाब से सेम रैंकिंग ही आ रही होगी, तभी आपको सवाल टेस्ट हुआ होगा। फिर भी चेक कर लेना बेहतर है, आपने कहीं गलती ना की हो। दोनों के हिसाब से रैंकिंग निकली सही, फिर दो प्रोडक्शन प्लान बनेंगे, एक के हिसाब से दूसरे के हिसाब से। और अभी मैं बना लेता हूं स्केल के हिसाब से। ये कितने अवेलेबल हैं? 252,000। इसमें भी हम लोग पहले प्रोडक्शन करेंगे एज पर कमिटमेंट। C31 बनाएंगे एक्सपोर्ट वाला 25,000। कितने आवर्स ले जाएगा ये? 60,000। D32 बनाएंगे 24,000, 48,000। और बाकी रह जाएंगे 144। फिर आएंगे रैंकिंग पे। अच्छा, कुछ बच्चे ना बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। हो सकता है कोई बच्चा ये परेशान हो कि जब रैंकिंग में करते हैं फिर तो मैं हर एक लाइन का बैलेंस निकालता हूँ। यहाँ मैंने इसके सामने अलग से बैलेंस क्यों नहीं निकाला? निकाल लें, कोई मसला नहीं है। इसके सामने भी निकाल लें, फिर इसके सामने निकाल लें। इसमें तो हर लाइन में जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगली लाइन बन भी सकती है कि नहीं बन सकती। यहाँ मैंने बस लाइन बचा ली एक, अगर नहीं इसके सामने बैलेंस लिखना है लिख लें। यानी ये कोई शर्त नहीं है कि इसमें बैलेंस नहीं लिखना और इनमें लिखने हैं, इसमें भी दोनों में लिख लें बैलेंस। अब निकाल लेते हैं हम रैंकिंग के हिसाब से। तो पहले बनाएंगे D32। अच्छा, अगर किसी काबिल बच्चे को लगता है ना सर क्या बच्चों वाली बातें, ऐसे थोड़ी को सोचता है, मुझे पास सवाल आते हैं, मुझे पता है होते हैं बहुत सारे मासूम बच्चे, तो इसलिए मैंने सबको लेके चलना होता है। $50,000
3000 यूनिट्स हैं, कितने आवर्स ले जाएगा ये? 1 लाख। बाकी रह जाएगा 44 और C31 बना पाएंगे हम 18333। जी जी, सर ये जो एज पर रैंकिंग कर रहे हैं, ये C031 अगर हम पढ़े गए हैं तो अगर उसके आर ज़्यादा हो तो फिर D032 थोड़ी ना नहीं है। यानी आप कह रहे रैंकिंग के अगेंस्ट चलें? सर मतलब कि C032 जो है हाँ, ये पहले के नहीं आया। क्योंकि रैंकिंग में इसका नंबर दूसरा आ रहा है ना यार, ऐसे ना कर रहे। तो मैं तो खत्म करा चुका है टॉपिक अपनी तरफ से। रैंकिंग के मुताबिक, एज पर रैंकिंग ना, ये मैंने ये खत्म हो गया टॉपिक। ये रैंकिंग वाली बात क्लियर है ना? इन दोनों में से ऑप्टिमम कौन सा है? लेबर वाला है? प्रॉफिट से कंपेयर करें? अच्छा, उसके बगैर नहीं हो सकता। दोनों ही कैसे फेवरेबल लग रहे हैं? थोड़े बहुत इसके ऊपर देंगे मटेरियल होना नहीं है, तो बीच में मिनिमम आइटम। हाँ जी, दोनों में से कौन सा बेहतर है प्लान? लेबर वाला बेहतर है। क्यों लेबर वाला बेहतर है? दोनों ही क्या? दोनों ही बेकार है? इनमें से कोई एक प्लान होगा ना जी। कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करके चेक कर ले। कंट्रीब्यूशन निकाल लें, फिर फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर लें। मैं असल में जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं ना, तो वो मैं आपसे जान के ही धोखे वाला सवाल पूछ रहा हूं। मेरा यह सवाल बनता ही नहीं कि इनमें से कौन सा बेहतर है। सवाल यह है कि इनमें से पॉसिबल कौन सा है। मटेरियल वाले ये पॉसिबल ही नहीं है। दोनों ही लिमिटिंग हैं। ये टेबल बनाया हुआ है इग्नोरिंग लेबर का मसला, ये टेबल बनाया हुआ है इग्नोरिंग मटेरियल का मसला। यानी ये टेबल सिर्फ ये बता रहा है कि बाकी सब ठीक हो, सिर्फ लेबर का मसला हो तो कितने बना सकेंगे। ये टेबल बता रहा है कि मटेरियल बी का मसला हो, बाकी सब ठीक हो तो कितने बना सकेंगे। तो दोनों ही मसले हैं। मोबाइल की बैटरी भी कम है, बंद होने वाला है, बैलेंस भी खत्म होने वाला है। कॉल पहले कट जाएगी, किस वजह से? जो दोनों में से पहले खत्म हो जाएगा, है ना भाई। बैटरी भी लो है और बैलेंस भी लो है, कॉल मिलाई हुई आपने। अब कॉल बंद हो जाएगी, किसकी वजह से बंद होगी? जो पहले खत्म हो जाएगा। तो अब जो पहले खत्म हो गया, दूसरा बेशक बाकी है, कॉल तो गई ना। तो अगर मटेरियल ही पहले खत्म हो गया, 15,000 यूनिट्स बना सके, तो ये लेबर क्या लूडो खेलेंगे बैठ के? लेबर क्या करेंगे लोग बैठ? तो लेबर तो बना ही नहीं सकेंगे यूनिट्स। तो इसलिए दोनों में से बेहतर की बात नहीं है। जब दोनों प्लान बन गए तो इनमें से ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लेबर इतने यूनिट्स तक है अवेलेबल, मटेरियल सिर्फ इतने। देखें, इन दोनों में मैंने बस कलर ही डिफरेंट किया है, वरना आखिरी लाइन से ऊपर तो कॉमन है ना। यानी D32 पूरे बन जाएंगे, लेकिन C31 के लिए लेबर के पास इतने तक बनाने की गुंजाइश है, मटेरियल उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ 15,000 ही बन पाए होंगे।
तो इसलिए दो प्लान्स बनाने के बाद हम देखेंगे जिसमें यूनिट्स कम बन रहे हैं वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है, क्योंकि दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि चूंकि मटेरियल पहले खत्म हो जाएगा इसलिए मटेरियल ही लिमिटिंग फैक्टर है और ऑप्टिमम प्लान मटेरियल बी वाला है। ये कंक्लूजन होगा इसका। ये कंक्लूजन होगा इसका। दो लिमिटिंग फैक्टर हैं, दोनों का प्लान बनाएं, जिससे यूनिट्स कम बन रहे हैं वही लिमिटिंग है, दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। इन दोनों प्लान से पता चल रहा है कि पहले मटेरियल खत्म हो जाएगा, इसलिए जो मटेरियल वाला प्लान है वही पॉसिबल है, इसलिए वही ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। जिसमें यूनिट्स कम बनते नजर आ रहे हैं इसका मतलब वो पहले खत्म हो जाएगा, तो फिर वही मसला है, वही लिमिटिंग है, और इसलिए उसी का जो प्लान है वही ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है। सर अगर लेबर आवर्स कम होते और मटेरियल की यूनिट ज्यादा होती तो फिर हमने लेबर आवर्स को जाहिर है मैंने कहा मटेरियल हमेशा होगा जिससे कम बनेगा ना। तो अगर लेबर से कम बन रहे होते तो लेबर। तो अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स सवाल में बजाहिर लग रहे हैं तो सबसे पहले तो यह करना है कि चेक करेंगे कि हैं भी कि नहीं। तो अगर चेक करके पता लगा कि धोखा ही था, असल में एक ही लिमिटिंग फैक्टर था, तो नॉर्मल सवाल है। लेकिन अगर एक से ज्यादा लिमिटिंग है तो रैंकिंग हर एक की सेम ही निकलेगी। और फिर सवाल जैसे करते हैं वैसे करें, लेकिन एक एडिशनल काम यह करना पड़ेगा कि एक टेबल और बनाना पड़ेगा, और फिर इन टेबल्स में से जिससे कम यूनिट्स बनने हैं, इसका मतलब है वो वाला फैक्टर पहले खत्म हो जाएगा, तो दूसरा वाला टेबल फिर पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसलिए मटेरियल बी वाला जो प्रोडक्शन प्लान है यही ऑप्टिमम प्लान है। क्या हुआ है? इसी को ये मूव नहीं कर रहा ना, ऊपर ऊपर कर दें इसको, स्विंग ऊपर कर दें इसको। अभी भी डायरेक्ट थ्रो आ रही है। वो आपको असल में उधर के एसी की आदत है ना, वो जीटी वाले की। क्या हुआ? यार चाय मंगवाने में ना देर हो जानी है, फिर वो चले जो फारिग बैठा है वो ले आए फिर जाकर। ये रहने दे, मज़े की नहीं होती, मैंने देखी है, नहीं मज़े की नहीं होती है ऐसी। आप लोगों का ऐसी मुंह का जायका ख़राब हो जाएगा, फिर आप कहेंगे सर बात करें छुट्टी दे दें, फिर बड़े मसाइल होंगे बाद में। चलें एक छोटा सा सवाल कराता हूँ, फिर ये 97 ख़त्म करता हूँ। हैं ये ख़त्म, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन ख़त्म। हाँ, ये इनफैक्ट ये काम नहीं ख़त्म, मेक और बाय कराने लगा हूँ, उसमें भी लिमिटिंग फैक्टर मिक्स हो जाता, तो इसलिए ये काम चलने लगा है अभी। लेकिन लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन ख़त्म। और लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन का एक सवाल मैंने कल होमवर्क दिया था, एक अभी बताया है, और अगर करना है तो ये दोनों कर लें तो मैं डिस्कस कर लूँ कल।
एक मैंने कल बताया था ऑटम 2011 सीगल के नाम से, किसी ने किया है वैसे? तो बहुत मसले हैं। चलो ठीक है शाबाश। और दूसरा मैंने बताया सर्वर लिमिटेड स्प्रिंग 18। सर्वर लिमिटेड में ओवरहेड्स की बड़ी अच्छी कैलकुलेशन है, लेबर मतलब सारा ही बड़ा मजे का सवाल है। और इसमें स्पेशल ऑर्डर के साथ लिमिटिंग फैक्टर मिक्स किया था। ये वाला कर रहे हैं भी, चलें कर लें। रेहान इधर भी पहले एक लाइए, और तो मिटा ही दिया मैंने अब। तीसरा टाइप मेक और बाय डिसीजंस। अच्छा, पिछले चैप्टर में मुझे याद नहीं रहा था बताना, सीवीपी में पहले ही पेज पे मैंने कुछ अजम्पशंस लिखी हुई हैं, ये याद करनी है, ये थ्योरेटिकली टेस्ट हो सकती हैं। बाकी मैं साथ साथ बताता आया हूं, मेरे ख्याल में वेरिएंस में मैंने बता दिया था, वेरिएंस में टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कहे थे और वो वेरिएंस के रीजंस कहे थे। उसके बाद मैंने टारगेट कॉस्टिंग के भी बता दिए थे। फिर मैंने क्या पढ़ाया था? नहीं, वो तो बहुत पहले की बात है। टारगेट कॉस्टिंग के बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कुछ नहीं है याद करने वाला, बस सीवीपी। तो सीवीपी की अजम्पशंस पहले पेज पे हैं। और इस चैप्टर के अंदर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर के अंदर पहले ही पेज पे एक हेडिंग है 2.1 और 2.2 रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट की। अब ये जो टर्म्स है ना, ये किताबी लिहाज से मुझे पहले सिखानी चाहिए थी, फिर सवाल कराने चाहिए थे, लेकिन मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। अब आपको ये सारी चीजें पता हैं। जैसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो एडिशनल होगी तो रेलिवेंट होगी, बिल्कुल होगी। डिफरेंशियल कॉस्ट, पहले वर्कर को 500 देते थे, इस जॉब पे लाने पे 550 दे रहे होंगे, 50, तो वो रेलिवेंट है। अवॉइडेबल कॉस्ट कि अगर ये जॉब ना होती तो खर्चा ना होता, तो वो रेलिवेंट चीज है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट है। संक कॉस्ट कहते हैं जो खर्चा हो चुका हुआ था, इररेलेवेंट है। अनअवॉइडेबल कॉस्ट
होना ही होना है, तो डिसीजन करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, इररेलेवेंट है। कमिटेड कॉस्ट, ये भी इसी जैसा ही है, कमिटेड कॉस्ट होनी है। तो ये कुछ नाम है जो मुख्तलिफ किताबों के अंदर होते हैं। ICAP की बुक में ये नाम थे, और ये आपसे थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं 2-3 नंबर का पार्ट। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रीफली डिस्क्राइब फॉलोइंग टर्म्स, तो मैंने उनकी अंग्रेजियां लिख दी और मिसालें आपको पहले ही पता हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसकी मिसालें नहीं पता चल रही, तो इनकी एक एक 2-2 मिसालें ICAP की बुक में इन नामों के साथ दी हुई हैं, वो पढ़नी हो तो पढ़ लेना। अदरवाइज ये सब अगर आप इनके नामों पे गौर करेंगे और उनकी डेफिनेशन पे गौर करेंगे ना, आपने जितनी पढ़ ली है रेलेवेंट कॉस्ट आप खुद बना सकते हैं। तो एक तो ये टाइप्स है। दूसरी चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफा टेस्ट हुई है, वो है इससे रिलेटेड पेज 265 पे पेज पे आउटसोर्सिंग डिसीजंस एक हेडिंग है, इसके नीचे एक हेडिंग लिखी हुई है फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। ये बड़ी दफा टेस्ट हुई है कि जब आउटसोर्सिंग डिसीजन करना है, अच्छा मेक और बाय, मेक मतलब खुद बना लेंगे और बाय खरीद लेंगे, तो जिससे खरीद लेंगे वो बना रहा होगा ना, तो इसी चीज को ना आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। आउटसोर्सिंग डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन को आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। तो ये फैक्टर्स लिखे में, इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, और वो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं तो अपने अल्फाज में लिख लेना। इनमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जब हम ये फैक्ट डिसाइड करने लगे कि खुद बनाएं या खरीदें, अच्छा आल्दो के मैंने भी इसके नीचे अंग्रेजी नहीं बताई, लेकिन कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी? जो सस्ती होगी। तो अदर फैक्टर्स ये हैं कि सिर्फ सस्ते के पीछे नहीं जाना, और भी बातें सोचनी है। और क्या क्या हो सकता? क्वालिटी, खुद बनाते थे और जिससे खरीदेंगे क्वालिटी तो नहीं खराब हो जाएगी कहीं, और कहीं वो सप्लायर हमें तंग तो नहीं करेगा, ये तो नहीं कि वो हमें मजबूर, वो क्या कहते हैं उसको, ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, डिलीवरी रोक ले, पैसे बढ़वा दे, और बनाने में ज्यादा टाइम, तो वो कॉस्ट्स की कैलकुलेशन में आ जाएगा। सप्लायर रिलायबल है, एन मौके पे ना मुकर जाए तो एकदम से प्राइस बढ़ा दे, और सप्लायर मुकर ना जाए, गायब ना हो जाए, रिलायबल है। फिर इसके अलावा जो हम अगर मेक करते थे अब नहीं करेंगे, तो हमारे वर्कर्स फारिग बैठेंगे, क्या उनसे को और कम करा सकते हैं? नहीं करा सकते, वर्कर्स नाराज हो जाएंगे, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी फर्क हुई, कस्टमर नाराज हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, ये भी कंसिडर करने चाहिए। तो अगर आप ये यहां से ना भी पढ़े ना, ये बना लिए हो गए, लेकिन चलें अंग्रेजी फंस जाती है लिखते लिखते, तो अगर आप ये यहां से कर लें तो ठीक है। तो ये चीज मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई हुई है, ठीक है। मेक और बाय डिसीजन एक ये एक टाइप मैंने लिखी थी तीसरी, ये वो वाली बात मैंने की है। इसको मैं आगे 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। एक है डिसीजन फॉर सिंगल प्रोडक्ट, यानी इस वक्त सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, मैनेजमेंट सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में कंसर्न है कि इस एक प्रोडक्ट को हम बनाएं या खरीद लें। मैं ये नहीं कह रहा बिजनेस का एक ही प्रोडक्ट है, मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ वो एक प्रोडक्ट पे कंसर्न है कि इसको खरीदें या बनाएं। तो इसका फैसला कैसे करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, फिर जो सस्ता होगा वो कर लेंगे, वैसे ही है।
जो सस्ती ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सर वो तो हम उस वक्त कॉस्ट सेविंग के लिए करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा मतलब जो बनाते हैं वो ज़्यादा कॉस्ट होगा, लेकिन बिकती भी ज़्यादा है और उसकी प्राइस भी ज़्यादा है जो खरीदते हैं उससे, तो फिर हम उसका रिसीव कर सकते हैं। यानी जो हम बना रहे हैं वो बेहतर क्वालिटी का बना रहे हैं और उसकी हम सेल प्राइस भी ज़्यादा रख रहे हैं, और अगर हम लोग जो ख़रीद के बेचेंगे वो थोड़ी हल्की क्वालिटी का होगा, तो फिर ना हम सिर्फ कॉस्ट्स कंपेयर करने की बजाय कंट्रीब्यूशंस या प्रॉफिट, रेलेवेंट प्रॉफिट कंपेयर कर रहे होंगे, तो जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा वो। सवाल ये पूछा है कि अगर हम मेक करते हैं और उसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर होती है इसलिए सेल प्राइस ज़्यादा चार्ज कर पाएंगे, और अगर ख़रीद के बेचेंगे तो हल्की क्वालिटी का होगा उसकी सेल प्राइस कम रखेंगे, तो फिर हम दोनों ऑप्शंस, वो जनरल डिसीजन मेकिंग, दो ऑप्शंस हैं, दोनों का प्रॉफिट निकालेंगे रेलेवेंट आइटम्स को यूज़ करके, जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो। सर लेकिन इसमें ये फैक्टर भी तो हो सकता है ना कि ज़्यादा प्राइसेस से हो सकता है कस्टमर खरीदें प्रोडक्ट। ये सब नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है ना, मैं तो बात कर रहा हूँ आपको जब न्यूमेरिकल सवाल आएगा तो उसमें हमने क्या करना है। एक सवाल छोटा सा करा के फिर 98 करूं या पहले करूं? पहले ब्रेक, चलो ठीक है 98 में मिलते हैं हम।